गुड डे बच्चों। आज अपन अध्याय 3 विद्युत रसायन, जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, का अपन अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का अध्ययन अपन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तव में विद्युत रसायन क्या है और इसका जो निर्माण है या इसका अनुसंधान किसने किया था। फिर इसमें हमको बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो प्रयुक्त करने होंगे, जिनको हम बोलते हैं पारिभाषिक शब्द। जिस अध्याय के दौरान हमको उन परिभाषाओं में या उस विषय वस्तु को समझने के लिए प्रयुक्त करना होगा, तो हम उनका अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि चालक वास्तव में क्या है, जिस पर ये पूरा हमारा अध्याय रुका हुआ है या जिसके आधार पर इस अध्याय की नींव रखी गई है। तो वो चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज विद्युत अपघट्य और अनपघट्य क्या होते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर इनको हम वर्गीकृत करेंगे, तो वो क्या होता है उसको हम देखेंगे। फिर जब हम चालक के बारे में समझ जाएंगे तो हमको पता होना चाहिए कि वो चालक वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं और उनमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है। फिर विद्युत अपघट्यों के प्रकार, जिसके आधार पर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, और धात्विक और विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर, ये क्वेश्चन भी लगभग इस अध्याय से पूछा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ओम का नियम, जो लगभग हम प्रयोगशाला में भी करते हैं, फिजिक्स में भी अपन को है, और अभी हम इस अध्याय के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत रसायन के अंतर्गत जो भाग स्टार्ट करेंगे कि वास्तव में विद्युत रसायन क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि सन 1776 में कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने, इस वैज्ञानिक का नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है कि सन 1776 में कैवेंडिश नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत रसायन पर बहुत सारे अनुसंधान किए और कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया, जो किसके अंतर्गत आती हैं, विद्युत रसायन के अंतर्गत। अब वास्तव में विद्युत रसायन होता क्या है, हम इसकी चर्चा कर लें। तो जैसा कि हमको नाम से समझ में आ रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले तो विद्युत धारा से संबंधित जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी उनका अध्ययन करेंगे। फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। और विद्युत से संबंधित, चालकता से संबंधित जितने भी सूत्र हो, समीकरण हो और उनमें होने वाली अभिक्रिया है, उनका अध्ययन अपन करेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल शुद्ध और सरल रूप में यदि देखें तो हम कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत से संबंधित समस्त अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन कहलाती है। अब वास्तव में जब खोजें हुई और इनका अध्ययन किया गया तो यह देखा गया कि जो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये आसानी से संपन्न हो जाती हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा इसका ये होता है कि इन अभिक्रियाओं से प्रदूषण जो होता है वो बहुत कम होता है। तो साधारणतः जो विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी होती हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको देखनी होती है वो ये होता है कि वास्तव में चालक क्या होते हैं। तो जैसा कि हमको नाम से समझ में आ रहा है कि वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो जिनमें भी विद्युत धारा का प्रवाह हो वे क्या कहलाएंगे, चालक। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा वे चालक कहलाएंगे। तो इस आधार पर जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। ये ठोस पदार्थों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सुचालक, दूसरा अर्धचालक और तीसरा कुचालक। जैसा कि हमको नाम से समझ में आ रहा है, सुचालक मतलब जिनमें कि आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, कुचालक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और अर्धचालक वे होंगे जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि वास्तव में
विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर हम ठोसों को कैसे बांट सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, सुचालक, जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब होगा ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा, वो क्या कहलाएंगे, सुचालक। तो इसके अंतर्गत लगभग जितनी भी धातुएं होती हैं जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम देखेंगे कुचालक। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि वे पदार्थ होंगे जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो वे कौन से पदार्थ हो सकते हैं, जो हम साधारणतः दैनिक जीवन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और करंट लगने से रोकने के लिए हमको प्रिकॉशंस के रूप में यूज करने होते हैं, तो वे सारे पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं, कुचालक। तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हो सकते हैं, रबर हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, कांच हो सकता है। तो वे सारे पदार्थ कैसे होंगे, कुचालक होंगे, क्योंकि वे अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाएंगे। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो कहलाता है अर्धचालक। तो अर्धचालक को मैंने बीच में इसीलिए लिखा है क्योंकि हमको इससे रिलेटेड करना है अर्धचालकों को। तो अर्धचालक वे पदार्थ होंगे जिनमें विद्युत धारा सुचालक से कम लेकिन कुचालक से अधिक प्रवाहित होगी। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि अर्धचालक है, तो अर्धचालक का मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित भी होगी और नहीं भी होगी। तो कैसे होगी, तो सुचालक से हमेशा कम होगी और कुचालक से हमेशा अधिक होगी। तो दो ऐसे पदार्थ हमको यहाँ पर याद रखना है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। दो ऐसी धातुएं हैं जो किसके समान व्यवहार करती हैं, अर्धचालक के समान व्यवहार करती हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हमको इस अध्याय के अंतर्गत ध्यान रखना है कि वास्तव में सुचालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। यहाँ पर हम एक शब्द समझ ले बहुत अच्छे से कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। जैसा हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, विद्युत अपघट्य मतलब हम जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और वो छोटे भागों में टूट जाएगा या उनमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन होगा। तो विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर हम फिर पदार्थों को दो भागों में बांटेंगे। एक होगा धात्विक चालक और दूसरा होगा विद्युत अपघट्य। अब जैसा हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो वर्गीकरण होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर होता है। तो यहाँ पर हम देख लें कि पदार्थों को विद्युत धारा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दो मेन भाग हमको दिखाई दे रहे हैं, एक होगा धात्विक चालक और दूसरा होगा विद्युत अपघट्य। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि धात्विक चालक क्या होंगे। तो जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन हमको जो यहाँ पर याद रखना है वो ये याद रखना है कि धात्विक चालकों में विद्युत धारा तो प्रवाहित हो जाती है, लेकिन विद्युत धारा के प्रवाह के बाद इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ये दो बिंदु हमको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि धात्विक चालक वे चालक होते हैं या वे धातुएं होती हैं जिनमें विद्युत धारा तो प्रवाहित हो जाती है, लेकिन विद्युत धारा के प्रवाह के बाद उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो इसके अंतर्गत जो सारी धातुएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब दूसरे भाग की तरफ हम अगर आए तो दूसरा हमारा भाग होता है विद्युत अपघट्य। अब यदि हम धात्विक चालक समझ गए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम विद्युत अपघट्य को आसानी से समझ सकते हैं। कैसे कि वे पदार्थ, इसमें भी सेम होगा कि इसमें भी विद्युत धारा तो प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या अंतर होगा कि इसमें विद्युत धारा के प्रवाह के बाद कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होगा। तो ये दो अंतर हमको ध्यान रखने हैं कि धात्विक चालक वास्तव में क्या होंगे और विद्युत अपघटनी चालक क्या होंगे। इसका उदाहरण हम देख लें।
तो इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के अम्ल आ सकते हैं, कोई भी क्षार आ सकते हैं और लवण के विलयन आ सकते हैं। जैसे धात्विक चालकों के अंतर्गत कोई भी ऐसी धातुएं जिनसे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित की सकती है वो आ सकते हैं, और विद्युत अपघट्य के अंतर्गत कोई भी प्रकार के अम्ल, कोई भी प्रकार के क्षार और उनसे बने लवण के विलयन इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो यह है धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य। वास्तव में विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको याद करनी है कि इस पोर्शन से हमेशा प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों में अंतर पूछा जाता है। तो हम विद्युत अपघट्य को उसी रूप में देखेंगे कि वास्तव में ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। तो इसका वर्गीकरण हम देख ले पहले। अब सबसे पहले इसके गुणों की हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हम ले लें विद्युत धारा का प्रवाह। अब जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है ये कौन से विद्युत अपघट्य हैं? दुर्बल। तो इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? कम मात्रा में प्रवाहित होगी। और प्रबल विद्युत अपघट्य तो इसमें विद्युत धारा कैसी प्रवाहित होगी? अधिक होगी। तो पहला पॉइंट हमको मिल गया विद्युत धारा का प्रवाह। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होंगे जिनमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, और प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होंगे जिनमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी। फिर दूसरा पॉइंट ले लें आयनन, क्योंकि जब भी हमको अंतर लिखने आएगा तो आप पॉइंट के साथ उसको अंतर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अब जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनका आयनन हमेशा कैसा होगा? कम होगा, और इनका आयनन हमेशा अधिक होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप इसके 4 बिंदु आसानी से याद कर लें तो अंतर आपको बहुत आसानी से लिखते बन जाएगा। तीसरा बिंदु ले लें चालकता। सेम वैसे इनकी चालकता कम होगी और इनकी विद्युत अपघटनी चालकता हमेशा कैसी होगी? अधिक। फिर आ जाए तनुता का प्रभाव। तो इसमें इनकी तनुता, इनकी चालकता पर तनुता का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि ये उल्टा होता है। अभी तक सब में कम कम आ रहा था और इसमें हमेशा अधिक आ रहा था, और इस पर इनकी चालकता पर तनुता का कम प्रभाव पड़ता है। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर हमको विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण देखना है, जो हमेशा अंतर के रूप में पूछा जाता है। तो अब हम समझ गए कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए और कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हो, हम उनको क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य हमेशा 2 प्रकार के होंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्यों में भी हमने देख लिया कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा कम होगा, प्रबल विद्युत अपघट्यों में अधिक होगा। इनके आयनन की मात्रा हमेशा कम होगी, प्रबल विद्युत अपघट्यों में आयनन की मात्रा हमेशा अधिक होगी। फिर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो विद्युत अपघटनी चालकता उसका मान हमेशा कम होगा, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक होगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी अपन बाद में भी देखेंगे तनुता का प्रभाव। तो इनकी चालकता पर तनुता का अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि इनकी चालकता पर तनुता का प्रभाव कम पड़ता है। अब विशेष रूप से जो हमको यहाँ पर याद करना है, ये 4 पॉइंट तो हमको याद हो जाते हैं आसानी से क्योंकि बिल्कुल सरल है, लेकिन जो हमको याद रखना होता है वो होते हैं इनके उदाहरण, कि कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अंतर्गत आएंगे और कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो प्रबल। तो जैसा हमको नाम से ही समझ में आ रहा है दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले ले लें कौन सी कैटेगरी? दुर्बल।
अम्ल की, तो हमको पता है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये क्या होंगे? दुर्बल अम्ल। अब सेकेंड कैटेगरी में दुर्बल क्षार ले लीजिए, तो दुर्बल क्षार के अंतर्गत NH4OH आ जाएगा। और इनसे बने लवण ले लीजिए, तो तीसरी कैटेगरी में इनके लवण ले लीजिए। तो एक उदाहरण ले लें, CH3COONH4, जो अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बने होंगे, तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने होंगे। तो इसमें पहली कैटेगरी में आ जाएगा दुर्बल अम्ल में फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, कोई भी ले सकते हैं। दुर्बल क्षार के अंतर्गत अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपन ने ले लिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और भी हाइड्रोक्साइड होते हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे, और उनसे बने लवण, तो अपन ने एक लवण का उदाहरण लिए हैं अमोनियम एसिटेट। तो इस तरीके के उदाहरण जो है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अंतर्गत आएंगे। अब इसी में इसी तरह इधर ले लें, तो इसमें पहली कैटेगरी में क्या आ जाएंगे? सारे प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में हमको पता है HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्रबल अम्ल की कैटेगरी में। सेकंड देख ले अपन इसको, इसके अंतर्गत आने वाले, उसमें दुर्बल है तो स्वाभाविक है कि इसमें कौन आएंगे? प्रबल क्षार। तो हमको पता है कि प्रबल क्षार कौन से होते हैं? NaOH, KOH, ये सब प्रबल क्षार की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी कैटेगरी ले लें इनके लवण, तो इसके अंतर्गत अपन ले लें NaCl, KCl। तो ये बिल्कुल आसान होता है क्योंकि हमको कैटेगरी पता है। तो इसमें दुर्बल अम्ल आएंगे, दुर्बल क्षार आएंगे और उनसे बने लवण आएंगे। इसमें प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और उनसे बने लवण। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो आपको ये सूत्र याद रखना है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत कौन से सूत्र आते हैं। तो ये सावधानी से यदि हम थोड़ा सा इसका अभ्यास करें तो बिल्कुल नाम से हमको समझ में आ जाता है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं और प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो इस अंतर के माध्यम से अपन वैद्युत अपघट्यों को वर्गीकृत कर सकते हैं और उसके आधार पर उसमें अपन अंतर देख सकते हैं। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण अंतर इसमें पूछा जाता है वो ये होता है, जो हमने चालकों के आधार पर देखे थे कि चालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है विद्युत अपघट्य चालक। तो उसके आधार पर हम चालकता को सेम वैसी, अब यहाँ पर हम समझ ले कि वास्तव में चालकता क्या है। अभी तो हम समझ रहे थे कि चालक क्या है। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। लेकिन वास्तव में चालकता क्या है? तो हम वह गुण जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस गुण को हम क्या कहेंगे? चालकता। दोनों में थोड़ा सा अंतर है जिसको हमको आसानी से समझना है कि विद्युत अपघट्य या चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वह गुण जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह कहलाता है चालकता। तो इस आधार पर फिर हम एक अंतर देख लें जो वास्तव में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लगभग पूछा जाता है, वो ये होता है। फिर वैसे ही पहला हम ले लें धात्विक चालकता और दूसरा विद्युत अपघटनी चालकता। अब इसका वर्गीकरण भी सेम हम एक के बाद एक अंतर के रूप में देख लें, क्योंकि हमको विशेषकर जब ये प्रश्न आते हैं तो आप निश्चित रूप से उनको परिभाषा के रूप में और पॉइंट आउट करके यदि लिखे, अलग अलग पॉइंट बना के लिखे तो निश्चित रूप से आपका वैल्यूएशन में सही मार्किंग होती है, क्योंकि आप जितना साफ सुथरा और स्पष्ट लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका जो मैटर होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि जो आपकी बोर्ड की कॉपी है वो बहुत अच्छी रहे, ताकि आपको जो जांचने वाला है वो बहुत अच्छी मार्किंग दे सके। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि वास्तव में धात्विक चालकता क्या है और विद्युत अपघटनी चालकता क्या है। तो जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह तो होगा, लेकिन विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा।
तो इस प्रकार की चालकता में विद्युत धारा तो प्रवाहित होती है, लेकिन उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से हमेशा निम्न विभव की ओर होता है। सबसे पहली बात हमको क्या पता चल गई कि धात्विक चालकता का मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी किंतु रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, और इस प्रकार की चालकता में हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब इसमें हम देखें तो सेम वही कि विद्युत धारा का प्रवाह तो होगा ही, लेकिन इसमें हमेशा कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होगा। ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उनमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होता है, लेकिन इसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो आयनों के अभिगमन द्वारा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली बात हमको याद रखनी है ये कि विद्युत धात्विक चालकता में हमेशा विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकता में हमेशा आयनों के अभिगमन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि इनकी जो चालकता है या इसमें जो पदार्थ का स्थानांतरण होता है, तो अपन सेकंड पॉइंट ले सकते हैं स्थानांतरण। तो इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है और जबकि इसमें धन व ऋण आयनों का स्थानांतरण होता है, या ऋण और धन आयनों का अभिगमन होता है या उनका चलन होता है। तो इस रूप में हम दूसरे पॉइंट को परिभाषित कर सकते हैं। अब थर्ड आ जाते हैं अपन इनके रासायनिक गुण। तो जैसा कि हमने पहले भी देख चुके हैं इनके रासायनिक गुण कैसे होंगे, जो धात्विक चालक होंगे इनके रासायनिक गुण जो होंगे वो प्रभावित नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं इनके रासायनिक गुण कैसे होंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, जबकि इनके रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो तीसरा मुख्य बिंदु हमको पता चल गया कि रासायनिक गुणों के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ेगा। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण गुण जो हमको ध्यान रखना है वो है ताप का प्रभाव। तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे इस वाली चालकता का मान हमेशा कम होगा। तो इसका स्वाभाविक है उल्टा है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे चालकता का मान हमेशा बढ़ता जाएगा। तो ये चार विशेष बिंदु है जिसके अंतर्गत हमको धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर देखना है। तो एक बार फिर से हम इसको देख लें क्योंकि विशेष रूप से पूछा जाता है। तो वे चालक या ऐसी चालकता जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है धात्विक चालकता कहलाती है। और इस प्रकार की चालकता में हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के अभिगमन द्वारा होता है। फिर जैसा कि हमको नाम से समझ में आ रहा है स्थानांतरण, तो किस चीज का स्थानांतरण होगा, तो इसमें ध्यान रखना है कि हमेशा इस प्रकार की चालकता में पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकता में धन और ऋण आयनों का अभिगमन होता है। अब तीसरा प्रकार देख ले, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है रासायनिक गुण। तो धात्विक चालकता में पदार्थों के जो रासायनिक गुण है वो हमेशा कैसे रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, जबकि विद्युत अपघटनी चालकता में जब विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा तो रासायनिक गुण कैसे हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है ताप का प्रभाव। तो जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है धात्विक चालकता है, तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे हमारी चालकता का मान कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। और विद्युत अपघटनी चालकता पर जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल पॉइंट वाइज चालकता के दोनों प्रकारों को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये लगभग बोर्ड में इस पोर्शन से पूछा जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अपन को यहाँ पे पढ़ना है वो है ओम का नियम। ये साधारणतः आप
भौतिक शास्त्र में भी इसका अध्ययन करते हैं और शायद अभी आपको होगा। प्रायोगिक रूप से जब हम भौतिक शास्त्र के प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ओम के नियम का सत्यापन हमको वहां पर करना होता है और इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग है जो ओम के नियम के रूप में हमको दिया गया है। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये अगर ओम का नियम है तो विद्युत धारा से ही संबंधित होगा। तो ये जो नियम है हमको ध्यान रखना है कि वो धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक, जो दोनों प्रकार के चालक होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक, दोनों पर समान रूप से और पूर्ण रूप से लागू होता है। अब वास्तव में ये ओम का नियम क्या है वो हम समझ लें कि ओम का नियम क्या है कि किसी भी चालक का जो विभवांतर होता है, विभवांतर का मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने पर जो दोनों के विभव में, चालकों के विभव में जो अंतर होता है ना, उसको बोलते हैं हम विभवांतर। तो किसी भी चालक का विभवांतर जो होता है हमेशा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पहले तो बिल्कुल सिंपल और सरल शब्दों में हम याद कर ले कि किसी ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि शाब्दिक रूप में हमने इस सूत्र को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया तो निश्चित रूप से हम ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। तो हमको पता है कि हमेशा किसी भी चालक के विभव को, जैसे विभव को इंग्लिश में वोल्ट बोलते हैं, तो उसका सिंबल क्या होता है? V। तो यदि मान लीजिए चालक का विभव क्या हो, या विभवांतर V हो और विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करें I से, इलेक्ट्रिक करंट होता है I से, तो ओम के नियम अनुसार, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये नियम कहता है कि विभव हमेशा धारा के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं V समानुपाती I के। अब जैसा कि हमको पता है कि समानुपाती का चिन्ह हमेशा बराबर में रखने के लिए एक नियतांक माना जाता है, तो हम यहाँ पर एक नियतांक ले लेंगे V बराबर R इंटू I। अब जहाँ पर I जो है वो क्या है, जहाँ पर R जो है वो चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए उसको क्या लिया गया है, सिंबल R। तो हमने देखे कि V समानुपाती हमारे किसी भी चालक का विभव जो है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो ओम के नियम अनुसार हमने लिख लिया V समानुपाती I के। अब समानुपाती का चिन्ह बराबर में रखने के लिए हमने एक नियतांक बना लिया R। अब समीकरण का कर दीजिए पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर हमको पता है हमेशा राशि चेंज होती है, I ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा V अपॉन I बराबर R। तो ओम के नियम को हम इस रूप में जानते हैं V अपॉन I बराबर R। तो इस तरीके से हम ओम के नियम को परिभाषित कर सकते हैं और सूत्र रूप में प्रतिपादित कर सकते हैं। अब यदि हम इसका मात्रक या इकाई देखें, क्योंकि जब भी हमको ओम का नियम पूछा जाता है तो उनके सिंबल पूछे जाते हैं। इसको दे देते हैं हम समीकरण 1, क्योंकि हमको निकाला उसका मात्रा। तो हमको पता है कि माना विभव, किसी भी चालक का विभव हमेशा काय में प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट में। विद्युत धारा को हमेशा हम काय में प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर में। और प्रतिरोध को हम हमेशा प्रदर्शित करते हैं, अभी प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है तो हम प्रतिरोध नहीं लेते क्योंकि मात्रक में है। तो हम समीकरण 1 में यदि मान रख दें तो हमारा जो मात्रक है वो प्राप्त होगा। देख ले, R बराबर वोल्ट बटे एम्पियर। तो ये R बराबर इसको प्रदर्शित करते हैं ओम से, या बहुत जगह हमको इसका जो सिंबल है वो इस रूप में मिलता है। जैसे शंकर जी की पिंडी होती है उसी के नाम के आधार पर बना हुआ है, तो इसको ओम के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस रूप में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो इस तरीके से अभी हमने देखा
कि वास्तव में इस पोर्शन से जो हमको जनरली पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप इसका अध्ययन कर ले कि वास्तव में विद्युत रसायन क्या है। तो हम देख चुके, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, विद्युत धारा के प्रवाह का, रासायनिक अभिक्रियाओं का और ऊर्जाओं के यदि हम परिवर्तन का अध्ययन करें तो जो शाखा हमको मिलती है वो क्या कहलाती है, विद्युत रसायन। फिर निश्चित रूप से इसमें पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि जैसा एक हमने देखा कि चालकता क्या होती है और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो चालकता में हमने देख लिया कि चालकता जो होती है या चालकता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कुचालक, सुचालक और अर्धचालक। तो इनको आप देख लीजिए परिभाषा के रूप में और उनके उदाहरण के रूप में। फिर दूसरा महत्वपूर्ण भाग जो हमने देखे कि पदार्थों को हम विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। तो 2 भाग हमने देखे, एक धात्विक चालक और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। फिर उसमें आप ऐसी सेम अंतर देख लीजिए, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि जनरली वो पूछा जाता है। फिर यदि हम विद्युत अपघट्य समझ गए हैं तो यहाँ पर हमने एक चीज ध्यान नहीं दे पाए थे कि विद्युत अपघट्य के साथ साथ एक दूसरी चीज आती है विद्युत अनवघट्य। तो जैसा कि स्वाभाविक है हमको समझ में आ रहा है कि विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो विद्युत अनवघट्य कौन से पदार्थ होंगे, वे पदार्थ होंगे जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये विद्युत अपघट्यों का। फिर विद्युत अपघट्यों के अपन ने 2 प्रकार देखे, तो इसमें भी आपको क्या याद करना है, दोनों में अंतर, दुर्बल विद्युत अपघट्यों में भी और प्रबल विद्युत अपघट्यों। तो जैसा चार्ट मैंने आपको बनाया था उसी के अकॉर्डिंग आप पॉइंट बना लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता क्या है, तो उसको भी अपन ने टेबल के रूप में पॉइंट वाइज देख लिए हैं 4 पॉइंट के अंतर्गत और दोनों के उदाहरण। तो धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में हमको अंतर पता चल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ओम का नियम। तो ओम का नियम बिल्कुल सरल है, यदि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि विभव समानुपाती धारा के होता है तो आप उसको सूत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं और सूत्र के आधार पर हम उसका मात्रक जो होता है, यदि दोनों के मात्रक हमको पता है तो उस मात्रक के आधार पर हम ओम के नियम का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस अध्याय को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए, लिख कर उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। अब ओम के नियम के आधार पर अभी हमको यहाँ पर एक संकेत मिला था R, जिसको हमने देखे थे किसी भी चालक का प्रतिरोध। तो अब हम समझ ले प्रतिरोध। अभी हम बहुत देर से चालकता की बात कर रहे थे और हमको समझ में आ रहा था कि चालकता का मतलब होता है विद्युत धारा का प्रवाह या वह गुण जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। अब जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या मतलब होगा कि स्वाभाविक है कि प्रतिरोध का मतलब होगा कोई ना कोई रुकावट। तो वो कौन सी रुकावट होगी, तो स्वाभाविक है कि प्रतिरोध का मतलब होगा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध या रुकावट। यदि हम विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है तो उसको हम कहते हैं चालकता। लेकिन यदि किसी कारणवश विद्युत धारा के प्रवाह में कोई रुकावट उत्पन्न हो या अवरोध उत्पन्न हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। और जैसा कि अभी हमने देखे इस प्रतिरोध का मात्रक हमको क्या पता चला, ओम, जिसको कि हम OHM के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं और इस प्रतिरोध को हम इस रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे शंकर जी की पिंडी होती है, सेम उसी रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसका नाम या इसका मात्रक दिया गया है ओम। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि प्रतिरोध वास्तव में क्या होता है। तो प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाला अवरोध है या रुकावट है या उसका विरोध है। अब यहाँ पर हम देख ले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमको पूछी या याद रखनी होती है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में, उसको बोलते हैं अति चालकता। नाम से ही समझ में आ रहा है सुपर कंडक्टिविटी। अति चालकता का मतलब क्या है,
तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो याद रखना है वो ये है परम शून्य ताप, जो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम परम शून्य ताप बोलते हैं। तो परम शून्य ताप पर किसी भी चालक की जो चालकता होती है वो क्या कहलाती है? अति चालकता। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो परम शून्य ताप पर अति चालक के समान व्यवहार करते हैं और उनमें विद्युत धारा के प्रवाह का जो गुण होता है उसको हम बोलते हैं अति चालकता। अब यहाँ पर हमने एक चीज और देखी थी, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अनपघट्य क्या होंगे? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। वे पदार्थ होंगे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन याद रखना हमको, जलीय अवस्था में या पिघली अवस्था में। हमने जब विद्युत अपघट्य पढ़े थे तब वहां पर एक चीज ध्यान नहीं दिए थे कि विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनमें जलीय अवस्था में या पिघली अवस्था में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन जरूर होता है। लेकिन विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनमें ना तो जलीय अवस्था में, मतलब जब इन पदार्थों के हम जल में घोल के विलयन बनाते हैं ना, तो ना तो जलीय अवस्था में और ना ही उनकी पिघली अवस्था में। उनको पिघाल दें तो उनको पिघलने के बाद भी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत अनपघट्य कहते हैं। तो ये दो चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रखो। तो अब हम देख लें कि इससे जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? चालक व चालकता को समझाते हुए प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करना। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, दुर्बल व प्रबल विद्युत अपघट्य में अंतर, ये जनरली पूछा जाता है। फिर धात्विक व विद्युत अपघट्य चालकता में अंतर, और चौथा, जैसा कि हमको पता है, ओम के नियम को समझाइए व प्रतिरोध का वर्णन। तो इस पोर्शन से जो महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जनरली ये होते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें कि चालक क्या होते हैं, चालकता क्या होती है, उनके कितने प्रकार होते हैं और सबसे खास बात उनके उदाहरण क्या होते हैं। फिर विद्युत अपघट्य, तो जैसे अगर आएगा तो स्वाभाविक है कि आप विद्युत अपघट्य की परिभाषा लिख लो, उसके बाद दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्यों में अंतर कर लो। फिर उसी प्रकार चालकता में जैसे अंतर आता है तो सबसे पहले आप चालकता की परिभाषा दे दो और फिर जैसे अपन ने कॉलम बनाए हैं उन 4 बिंदुओं के आधार पर दोनों प्रकार की चालकताओं में अंतर स्पष्ट कर लो। फिर वैसे सेम ओम का नियम, तो ओम के नियम को पहले लिख लो, फिर उसको सूत्रबद्ध कर लो और उसके आधार पर फिर उसका मात्रक निकाल लो। तो इस तरीके से हम इस पूरे अध्याय के जो महत्वपूर्ण पोर्शन होते हैं, जो सामने के पोर्शन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन को आप पॉइंट आउट कर लो और निश्चित रूप से आप उसको अच्छे से तैयार कर लो, तो आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को लिखते बन जाए। अभी अपन ने ओम का नियम देखे और ओम के नियम में हमको एक स्थिरांक प्राप्त हुआ था। उस स्थिरांक को हमने नाम दिया था प्रतिरोध R।
अब उसकी सहायता से हम इस विद्युत रसायन के कुछ और बिंदुओं की जो खास बिंदु होते हैं और लगभग इनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन बिंदुओं की अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ओम के नियम के आधार पर हमने प्रतिरोध की तो भी थोड़ी सी चर्चा कर ली है, जिसको कि हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उससे हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज प्राप्त करेंगे जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका सिंबल होता है रो, जैसा कि वहां दिख रहा है। फिर उसकी सहायता से विशिष्ट प्रतिरोध की सहायता से हम दूसरी चीज प्राप्त करेंगे जो होती है विद्युत अपघटनीय चालकता। विद्युत अपघटनीय चालकता के साथ उसका दूसरा एक रूप देखेंगे विशिष्ट चालकता, फिर मोलर या आणविक चालकता। तो ये सारी चालकताओं प्रतिरोध के प्रकार जो हम देखेंगे, जो कि परिभाषा के रूप में हमेशा पूछे जाते हैं। फिर मुख्य जो बिंदु हमारा रहेगा वो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि लगभग पूछा जाता क्वेश्चन है इस अध्याय से, चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध। जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आता है, प्रतिरोध का मतलब होता है चालकता के बहने में या उसके प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करना। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रतिरोध का मतलब क्या होगा, विरोध करना या किसी चीज में रुकावट उत्पन्न करना या बहने के गुण को रोकना। तो चालकता के मतलब जो विद्युत धारा का प्रवाह है उसको हम कह सकते हैं विद्युत धारा के प्रवाह लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, तो वो ज्यादा सही रहेगा। विद्युत धारा के बहने या विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली रुकावट ही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है, और इसे आर संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी सहायता से हमको प्राप्त करना विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये अपन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो L अपने को पता है क्या है, चालक की लंबाई। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। और दूसरा, ये जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या दो चीजें हमको बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो उस चालक की लंबाई के समानुपाती होगा, और उसका प्रतिरोध जो होगा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यदि दोनों संबंधों को हम मिला दें तो हमारा सूत्र हो जाएगा R समानुपाती L/A, क्योंकि लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब समानुपाती का चिन्ह हम बराबर में रखने के लिए नियतांक मान लें, तो जाएगा रो L/A। तो हमारा पहला सूत्र हमको मिल जाएगा कि यदि हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हमारा प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा R बराबर रो इंटू L/A। अब वहां हम देख लें जहां रो क्या होगा, इसको RH और रो के रूप में लिखते हैं। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, जहाँ रो क्या कहलाएगा, हमारे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अब यदि हम इसका पक्षांतर कर लें तो स्वाभाविक है जो चीज नीचे वो चली जाएगी ऊपर, और जो चीज ऊपर है वो आ जाएगी नीचे। तो हमारा संबंध हमको प्राप्त हो जाएगा R। अब हमको रो निकालना है तो जाएगा रो बराबर R इंटू A/N। तो ये दूसरा हमको संबंध मिल जाएगा। यदि हमको विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है तो विशिष्ट प्रतिरोध का रो बराबर R इंटू A/N। अब फिर यहाँ पर मान लें, माना चालक की लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर हो और क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो दो दूरियों का गुणा होता है, तो लंबाई में हमेशा सेंटीमीटर आएगा और क्षेत्रफल में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो समीकरण के अनुसार
हम यहाँ पर ए की जगह भी 1 रख दें, रो बराबर r इंटू 1/1, क्योंकि लंबाई भी इकाई हो जाएगी और क्षेत्रफल भी इकाई हो जाएगा, तो हमारा समान प्राप्त हो जाएगा रो बराबर r। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो हमको याद करना है कि इकाई लंबाई, जैसा कि हमको सूत्र के अनुसार हमने सूत्र प्राप्त कर लिया। सबसे पहले प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उससे हमको पहला संबंध प्राप्त हो गया। इसको ले लें अपन समीकरण 1। ये हमारे प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा R बराबर रो इंटू L अपॉन A। अब उसी से हम आगे बढ़े, जहाँ रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है तो उसको ज्ञात करने के लिए हम समीकरण का पक्षांतर कर दें, तो सूत्र प्राप्त होगा रो बराबर R इंटू A अपॉन L। अब यदि हमारे क्षेत्रफल भी इकाई हो, लंबाई भी इकाई हो, तो दोनों इकाई होने पर रो बराबर क्या हो जाएगा R के। तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि इकाई लंबाई, जैसा हमको सूत्र से ही दिखाई दे रहा है, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल वाले किसी भी चालक का प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। यदि आपने सूत्र बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो निश्चित रूप से आपको परिभाषा बन जाएगी कि इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये दूसरा सूत्र हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का, उस स्थिति में जब हमको लंबाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है, और यदि नहीं दिया हुआ है तो चालक का प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस तरीके से हमको 3 मुख्य सूत्र हैं जो इसमें याद रखने हैं, जो चालक के प्रतिरोध के रूप में याद करने हैं। अब जब भी कभी ये मान आता है तो उसके साथ हमेशा हमको उसका मात्रक ज्ञात करना होता है, जिसको हम इकाई बोलते हैं। तो सूत्रानुसार अपन देख लें, बिल्कुल सिंपल है कैसे ज्ञात करना होता है। सूत्र हमारा लिखा हुआ है रो बराबर R इंटू A अपॉन L। तो हमको पता है R बराबर, अभी अपन ने देखे थे, R बराबर होता है ओम, A बराबर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और L बराबर होता है सेंटीमीटर। अब इसको रख दीजिए आप यहाँ पर, यहाँ मान रख दें अपन, तो हमारा मान आसानी से हम इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, रो बराबर R की जगह रख लो ओम इंटू A की जगह सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 दूरियों का गुणनफल, बटे लंबाई की जगह सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा बच जाएगा रो बराबर ओम इंटू सेंटीमीटर, या रो बराबर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ओम इंटू सेंटीमीटर। तो किसी भी रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका मात्रक निकाल लेंगे ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पहला। तो यदि आपको सूत्र पता होगा तभी आप इसके मात्रक की गणना कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज अपन ने देखे कि वास्तव में प्रतिरोध क्या होता है और उसका मात्रक हम कैसे याद करते हैं। अब सेकंड पर आ जाते हैं अपन, विद्युत अपघटनी चालकता। ये कंडक्टिविटी होती है, तो इसको अपन प्रदर्शित करेंगे किससे, सी से, क्योंकि आपको पता है चालकता को हमेशा हम सी से प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे साधारण चालकता का उल्टा होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा, चालकता। तो अब इसको हमको परिभाषित करना है, तो हम कैसे करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा। विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनी चालकता, और इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, सी से। तो सूत्र रूप में यदि हमको लिखना है तो हम लिखेंगे सी बराबर 1 अपॉन रो। तो हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा सी बराबर 1/रो। अब देख ले वैसे इसका मात्रक,
रो का मान हो जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर, मान रख दीजिए। ये जगह C बराबर 1/, ओम इंटू सेंटीमीटर। और वैसे भी हमको पता है कि यदि नीचे की कोई राशि उसको ऊपर ले जाते हैं तो ऋणात्मक घात के रूप में हो जाती है, तो हमारा मान हो जाएगा ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि ओम इनवर्स 1 को एस भी बोलते हैं। एस का मतलब यहाँ होता है सीमेंस। ये एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने इसका जो ओम इनवर्स 1 था उस ओम इनवर्स 1 को सीमेंस के रूप में भी परिभाषित किया है। तो इस विद्युत अपघटनी चालकता का जो मात्रक है हम उसको ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, या सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स 1 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं विद्युत अपघटनी चालकता। अब पहले हम इसको परिभाषित कर लें कि वास्तव में विद्युत अपघटनी चालकता क्या है। तो इसको हम देखेंगे प्रतिरोध का विलोम विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। चालकता का मतलब होता है बहने का गुण और प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट या अवरोध। तो विद्युत अपघटनी चालकता जो होगी वो इस प्रतिरोध का विलोम होगी, और इसके लिए हमको जो संकेत यूज करना है वो संकेत होगा C, क्योंकि चालकता को कंडक्टिविटी बोलते हैं। और यदि हम इसको सूत्र रूप में परिभाषित करें तो हमारा सूत्र हो जाएगा C बराबर 1/R, क्योंकि हमारी परिभाषा कहती है कि प्रतिरोध का विलोम ही क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनी चालकता। अब यदि हम इसका मात्रक देखें तो C बराबर हो जाएगा 1/O, क्योंकि हमको पता है चूंकि R बराबर होता है ओम, इसीलिए हम C का मान रख देंगे 1/O। अब जब हम इसको पलटाएंगे तो हो जाएगा C बराबर ओम इनवर्स 1। और यहाँ हमको एक चीज याद रखनी है कि ओम इनवर्स 1 को सीमेंस या S से भी प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी इसकी मात्रक C बराबर सीमेंस भी हो सकता है, C बराबर ओम इनवर्स 1 भी हो सकता है। तो सादा बिल्कुल सिंपल है, प्रतिरोध का विलोम जो होगा वो विद्युत अपघटनी चालकता होगी। इसको हम C से प्रदर्शित करेंगे सूत्र रूप में 1/R के रूप में, और उसका उल्टा कर देंगे तो हमको उसका मात्रक प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गई अपनी विद्युत अपघटनी चालकता। अब इसके बाद हम देखेंगे जैसा अगला हमारा क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता। तो साधारण प्रतिरोध का उल्टा था साधारण चालकता, तो वैसे ही अब ये किसका विलोम होगी, तो इसको अपन परिभाषित कर ले पहले। ये हमेशा ये जो विशिष्ट चालकता होगी वो विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होगी। तो इसको हम परिभाषित करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम। विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम जो होगी वो विशिष्ट चालकता कहलाएगी। अब इसका संकेत देख लें, तो इसके संकेत को हम हमेशा ऐसे के को घुमा के बनाना है, इसको कहते हैं कप्पा। तो इस संकेत द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब सेम ऐसे इसका सूत्र देख लें, तो इसका सूत्र हो जाएगा
कप्पा, थोड़ा सा फोल्ड कर लें, कप्पा बराबर 1/रो, क्योंकि ये रो का विलोम होती है। अब फिर सेम इसका मात्रक देख लें, तो मात्रक में हम कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो का मात्रक था ओम इंटू सेंटीमीटर, तो इसको अपन लिख सकते हैं कप्पा बराबर ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1। तो ये सारे मात्रक जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो विशिष्ट चालकता को याद रखने के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखो, यदि हमको ये दो चीजें प्रतिरोध R और विशिष्ट प्रतिरोध रो बहुत अच्छे से पता है, तो हम बाकी की दो विद्युत अपघटनी चालकता और विशिष्ट चालकता, इन दोनों का मान बहुत अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा होता है विद्युत अपघटनी चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। तो जैसा मैंने लिखा है आप भी बिल्कुल उसी तरीके से लिख लो, सबके संकेत बहुत अच्छे से याद कर लो, तो आपको आसानी से पता चला जाएगा कि किसका उल्टा या किसका विलोम कौन होता है। तो 2 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लोगे तो तीसरा और चौथा पॉइंट आपको बन जाएगा। उसी तरह 2 के मात्रक यदि आपको पता है तो तीसरे और चौथे के मात्रक भी आप आसानी से निकाल सकते हो। अब जो हमको महत्वपूर्ण एक भाग लेना है वो होता है मोलर, या उसी को हम बोलते हैं आणविक चालकता। चालकता का अगला प्रकार होता है मोलर या आणविक चालकता। अब इसको जैसा कि हमको है दिख रहा है, इसको हम लैम्डा m से प्रदर्शित करेंगे और इसको हम परिभाषित करेंगे 1 मोल, हमेशा ध्यान रखो 1 मोल विद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी, एक मोल विद्युत अपघट्य की चालकता इसकी क्या कहलाएगी, जैसा हमको नाम से समझ में आ रहा है मोलर चालकता, या उसी को बोलेंगे हम आणविक चालकता। अब यदि हम इसको संकेत रूप में प्रदर्शित करें तो हमको पता है इसका संकेत होगा लैम्डा m, और इसको यदि हम सूत्र रूप में परिभाषित करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका सूत्र जो आपको ध्यान रखना है कि इसको प्रदर्शित करते समय हमको लैम्डा m बराबर होता है कप्पा इंटू v। ये महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ देख चुके हैं कप्पा जो था हमारा क्या है विशिष्ट चालकता, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कप्पा बराबर विशिष्ट चालकता और v बराबर है विलयन का आयतन। तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो मोलर चालकता या आणविक चालकता के बराबर होता है। अब चूंकि ये जो आयतन है वो वह आयतन है जो 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित होता है, इसीलिए हम इसके दूसरे सूत्र को लिख सकते हैं लैम्डा m बराबर 1000। दूसरे सूत्र के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं लैम्डा m बराबर 1000 इंटू कप्पा बटे कैपिटल M। तो ये 2 सूत्र हमको गणित के पर्पस से बहुत काम आते हैं, जो हमको ध्यान रखना है। जहाँ हमको पता है कप्पा तो विशिष्ट चालकता है, लेकिन जो M है वो मोलरता है या मोलों की संख्या है, जहाँ M बराबर मोलरता या मोलों की संख्या है। अब इसका मात्रक देख लें, इसका मात्रक आपको ध्यान रखना पड़ेगा लैम्डा m बराबर ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर क्यूब और मोल इनवर्स 1। तो ये
पूरी हमारी चालकता, इसको अच्छे से याद रखें। कहीं कहीं इसकी जगह सीमेंस भी दिया रहता है या संकेत बना रहता है, तो किसी भी रूप में यदि रहे तो आपको इसके मात्रकों को गलत नहीं करना है। तो ये मोलर या आणविक चालकता होगी, जिसको हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करेंगे और उसके मात्रक हम याद कर सकते हैं। अब आगे अपन बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण पोर्शन के रूप में है हमारा चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता मतलब द्रवों के बहने का जो गुण होता है उसको प्रभावित करने के लिए हमारे 4 कारक हैं, जो हम पहले यहाँ पे नोट कर लें ताकि आपको आसानी से पता चल सके। सबसे पहला है आयनों की सांद्रता, बी है आयनों की गतिशीलता, सी है ताप का प्रभाव और डी है श्यानता का प्रभाव। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सबसे पहले तो आपको पॉइंट याद करना है कि कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आप देखो, पहला है आयनों की सांद्रता, दूसरा है आयनों की गतिशीलता, तीसरा है ताप का प्रभाव और चौथा है श्यानता का प्रभाव। यदि आपको पॉइंट याद हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। अब आयनों की सांद्रता से क्या संबंध है, तो इसके लिए आप शॉर्टकट याद रख लो कि सांद्रता समानुपाती होगी चालकता के। अब कैसे समझ में आएगा, इसका मतलब ये है जैसे जैसे आयनों की संख्या या सांद्रता बढ़ती जाएगी हमेशा विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ता जाएगा। उसी तरह दूसरा ले ले अपन गतिशीलता। गतिशीलता का भी सीधा संबंध है चालकता से। तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आयनों की गतिशीलता या गति करने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाएगी विद्युत अपघटनी चालकता का भी मान बढ़ता जाएगा। ये 2 ऐसे कारक हैं जिनके बढ़ने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ेगा। लेकिन 2 ऐसे कारक हैं, ताप का प्रभाव, तो ताप समानुपाती हो जाएगा 1 चालकता के। जैसे समानुपाती का मतलब है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हम समझ लें कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे विद्युत अपघटनी चालकता का मान क्रमशः कम होता जाएगा। इसी तरह श्यानता, अब श्यानता का मतलब हम यहाँ समझ लें, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन या पतलापन। तो स्वाभाविक है, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, यदि कोई पदार्थ बहुत अधिक गाढ़ा होगा मतलब बहुत अधिक श्यान होगा तो विद्युत चालकता या विद्युत धारा का प्रभाव उसमें कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे श्यानता बढ़ती जाएगी विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम होता जाएगा। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जो कारक के अंतर्गत आएंगे। तो आप शॉर्टकट में इसी रूप में इसको नोट कर लो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। शब्द आप अपने जमा सकते हो कि जैसे जैसे आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आयनों की गतिशीलता बढ़ती जाती है विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ते जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम होते जाता है और जैसे जैसे श्यानता बढ़ती जाती है विद्युत अपघटनी चालकता का मान भी कम होता जाता है। तो इस तरीके से आप इन 4 बिंदुओं के आधार पर विद्युत अपघटनी चालकता को परिभाषित कर सकते हैं। अब जो खासकर पूछा जाने वाला प्रश्न होता है वो ये होता है चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार की चालकताएं देखेंगे, वो जो लिखी हुई है हमारी। सबसे पहला विद्युत
अपघटनी चालकता, सेकंड हम देखेंगे विशिष्ट चालकता, और तीसरा हम देखेंगे आणविक या मोलर चालकता। इसीलिए अगर अपन शुरू में सारे परिभाषाओं को, सारे सूत्रों को अच्छे से याद कर ले तो आखिरी के जो दोनों क्वेश्चन होते हैं आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। जैसे हमको पता विद्युत अपघटनी चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं C से, विशिष्ट चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं कप्पा से, और आणविक चालकता को प्रदर्शित करते हैं हम लैम्डा से। तो ये 3 प्रकार की चालकताएं जो हमको ध्यान रखनी है। तो फिर आप इसमें सेम वैसे ही कर लीजिए कि किसमें क्या होगा। तो इसका शॉर्टकट आप बना लो, तनुता समानुपाती 1 विद्युत अपघटनी चालकता, फिर तनुता समानुपाती 1 विशिष्ट चालकता, और तीसरा तनुता समानुपाती आणविक चालकता। यदि आपने इसको इस रूप में ले लिया तो निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब इसको अपन डीप में देख ले कि कैसे आपको करना है। यदि आपका शॉर्टकट फॉर्म बना है आपके पास या दिमाग में आपने बैठा लिया तो निश्चित रूप से ये जो आने वाला क्वेश्चन है चालकता पर तनुता का प्रभाव आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब सबसे पहले हम देख ले कि विशिष्ट या विद्युत अपघटनी चालकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते जाएंगे हमारे विद्युत अपघटनी चालकता का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो तनुता बढ़ाने पर विद्युत, या हम तनुता का मतलब है पतलापन, जैसे जैसे विलयन को पतला करते जाएंगे विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम होता जाएगा। सेकेंड आती है विशिष्ट चालकता। तो सेम वैसे ही है, जैसे जैसे हम तनुता को बढ़ाते जाएंगे हमारी विशिष्ट चालकता का मान भी कम होता जाएगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बात जो आपको याद करना है विशिष्ट चालकता का। तो ये हो गया विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी। और तीसरा आणविक या मोलर चालकता। तो बिल्कुल सीधा संबंध हमको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम तनुता को बढ़ाते जाएंगे हमारी आणविक चालकता का मान बढ़ता जाएगा। इसका कारण ये है कि कणों की संख्या या आयनों की संख्या जो बढ़ती जाएगी, जिसके कारण आणविक चालकता का मान बढ़ते जाएगा। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिनको हमको एक्सप्लेन करना है कि तनुता पर चालकता का क्या प्रभाव, चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों तनुताओं को इस शॉर्ट फॉर्म में आप अच्छे से बना लो और उसके बाद अपने दिमाग में बैठा लो, तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से लिख पाओगे। तो आज अपन ने देखे कि इस महत्वपूर्ण जो अपन ने पार्ट किए थे उसके अंतर्गत सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितनी भी प्रकार की परिभाषा है 5 नंबर तक, उन परिभाषाओं को बहुत अच्छे से याद कर लो। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ऊपर की 2 परिभाषाएं मतलब प्रतिरोध R और विशिष्ट प्रतिरोध रो, इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लो। तो इसका उल्टा करने पर ये 2 आपको याद हो जाएंगे। फिर मोलर या आणविक चालकता आप याद कर लो सूत्र सहित। फिर प्रभावित करने वाले कारक का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है और चालकता पर तनुता का प्रभाव, इसका पैटर्न भी बना हुआ है। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो, तो निश्चित रूप से आप उन सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। जनरली इस अध्याय से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं उनसे यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। ओम के नियम को तो अपन देख चुके हैं। 2 में से 4 आपको कोई भी चालकताएं या प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता दी रहती है जिनको मात्रक सहित परिभाषित करना होता है, या इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरली चालकता पर तनुता का प्रभाव बहुत अधिक बार पूछा गया है, तो आप उसको लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इस तरह की थीम आप अपने कॉपी में बना लो और उसको बार बार आप रिवाइज करो, तो आप बोर्ड में पूछे गए हर क्वेश्चन के आंसर यहाँ तक का जितना भी है बहुत अच्छे से दे पाए।